छायावाद युग जो आप पढ़ रहे हैं उसके अगले प्रसिद्ध स्तंभ कवि आते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। तो आप याद रखें पंत और 19, पंत के डबल जीरो लगा देते हैं अपन, ये पंत तो 00 यानी कि 19, यानी कि 1900 में इनका जन्म हुआ था। पंत का जन्म 1900, पंत का जन्म 1900। कहाँ हुआ? कोसानी तो गांव है, जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल या उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। कोसानी गांव, जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में पंत जी का जन्म हुआ। आगे देखिए आप, इनके पिता थे गंगा दत्त, बचपन का नाम क्या था इनका? गोसाई दत्त। तो कैसे याद करेंगे अपन? पंत गो, पंत गो, गो यानी जाना कहते हैं ना अपन अंग्रेजी में। तो अपने एक ट्रिक बनाएंगे कि पंत गो। तो पंत का बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। आगे देखिए, पंत जी को जन्म के कुछ समय पश्चात ही मातृ स्नेह से वंचित होना पड़ा, यानी कि इनका जन्म होने के थोड़े समय बाद ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। रचनाएं देखिए इनकी प्रसिद्ध क्या क्या रचनाएं हैं? वीणा ग्रंथि, उत्तरा उच्छ्वास, चिदंबरा लोकायतन, चिदंबरा लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांत, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्या, गुंजन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सारी हमें याद होनी चाहिए। दो दो याद करें। वीणा ग्रंथि, सबसे पहले कौन सी याद करेंगे हम? वीणा ग्रंथि। और अपने यहाँ शब्द बनाएंगे विग्रह, वीणा ग्रंथि, विग्रह याद हो गया आपको। आगे देखिए आप, ऊंची शब्द बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे? ऊंची। तो ये ऊंची, ऊ से क्या बनाएंगे? दो रचनाएं, उच्च उत्तरा और उच्छ्वास। ची से क्या बनाएंगे अपन? चिदंबरा। ठीक है, ऊ से दो बनेंगे, उत्तरा और उच्छ्वास, ची से चिदंबरा। तो विग्रह हो गया, वीणा ग्रंथि, ऊंची, उच्छ्वास और उत्तरा, और ची से चिदंबरा। ऊंची लो, लो से अपन एक ही बनाएंगे, कौन सी बनेगी? लोकायतन। ठीक है, विग्रह ऊंची लो, एक तो ये हो गया शब्द। आगे देखो आप, ऊंची लो। अब यहां आप शब्द बनाए कस्यु शब्द बनाएंगे पूरा एक। कैसे बनेंगे? देखिए आप, ये शब्द बनाएंगे आप, इसमें बहुत सारी रचनाएं आ जाएगी। दो तो स से, आधे स से आएगी और 3 यू से आएगी। क से कौन सी आएगी? सबसे पहले कला और बूढ़ा चांद। देखो आप, आधा स से देखो आप, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, तो हो गई। जैसे यहाँ उत्तरा और उच्छ्वास थी, यहाँ इससे क्या क्या है अपने? स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। अब यू से देखिए आप, युगांत, युगांतर और युगवाणी, युगांत, युगांतर, युगवाणी। देखो कस्यु में कितनी आ गई? 5 आ गई, 6 आ गई। क से कला और बूढ़ा चांद, स्व से आधे स्व स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, यू से युगांत, युगांतर, युगवाणी। ठीक है, अब आगे देखिए आप, यहां आपको ग्राम गु कर देना है इसको। हाँ, ग्रा से क्या आएगी आपके? बिंदी लगा दो ऊपर। ग्रा से क्या आएगी? ग्राम, और गु से क्या आएगी आपके? गुंजन। और पीछे ट्रिक है, क्या जोड़ना है आपको? ये अपने ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है। विग्रह ऊंची लो, कस्यु ग्राम गु पंत, विग्रह ऊंची लो, कस्यु ग्राम गु पंत। एक बार याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। विग्रह ऊंची लो, कस्यु ग्राम गु पंत, वीणा ग्रंथि, उच्छ्वास, उत्तरा, चिदंबरा लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांत, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्या और गुंजन पंत जी की कृतियां हैं या रचनाएं हैं। आगे देखिए, पंत जी को उनकी स्वच्छंदतावादी रुचि के एवं कोमल कांत पदावली के कारण प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यहां से उठाओ, पंत को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंत जी को। आगे देखिए, खादी के फूल जो रचना है, खादी के फूल नामक कृति की रचना इन्होंने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ में मिलकर की थी। कि पंत जी ने किस को, ये आया है क्वेश्चन, आ भी चुका है कि पंत जी ने किस रचना को बच्चन जी के साथ मिलकर किया है? तो खादी के फूल। तो दोनों ने खादी के फूल मिलकर, है ना, ऐसे ध्यान रखो, या पंत जी ने बच्चन को खादी के फूल दिए, ऐसे करके याद करना। तो खादी के फूल बच्चन और पंत दोनों ने मिलकर लिखी है। देखिए आगे, और देखिए सुमित्रानंदन पंत के आगे कुछ जानकारी और, कि पंत जी को
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। यानी कि हिंदी के क्षेत्र में या हिंदी भाषा में किस व्यक्ति को पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो नाम आता है पंत जी का। प से प्रथम हिंदी के साहित्यकार, प से पंत, कंप्लीट हो जाएगा याद। प्रथम साहित्यकार कौन है अपने, जिसे भारतीय ज्ञान अलग अलग भाषा में दिया जाता है भाई, यानी कि सब पूरे भारत में सभी में से जो जिस भाषा में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हो उसे दिया जाता है ये। तो अपने हिंदी में सबसे पहले किसको मिला था, पंत जी को। किसको मिला था, पंत जी को मिला था। आगे देखो आप, पंत जी को 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी हमें ध्यान रखना है भाई, कब हुआ और किस कृति के लिए मिला। भाई इनको मिला तो सिर्फ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन कब मिला था, 1968 में। किस कृति के लिए, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, आगे देखो, पंत जी को 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो 60 में कौन सा हुआ, साहित्य अकादमी, स से 60, स से साहित्य अकादमी हुआ। कब हुआ, सॉरी किसके लिए हुआ, कला और बूढ़ा चांद के लिए। और भारतीय अकादमी पुरस्कार 1968 में कब हुआ, सॉरी किसके लिए हुआ, चिदम्बरा के लिए। तो दोनों याद रखें आप इनको, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। दोनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला भी देखो आप, पंत जी को लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए, लोकायतन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, सोवियत नेहरू पुरस्कार, लैंड नेहरू, सोवियत भूमि कहते हैं, लैंड यानी भूमि पुरस्कार किसके लिए मिला, लोकायतन के लिए। कब मिला ये, इसमें सन याद नहीं करना आपको, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति के लिए मिला, लोक। तो आप यहां से याद कर सकते हो, लैंड से आप लोकायतन याद कर सकते हो। ठीक है, तीनों पुरस्कार हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। आगे देखिए आप, इनके उपनाम क्या क्या हैं। पंत जी को प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, और प्रकृति का अद्भुत चित्रकार कहो चाहे चितेरा कहो एक ही बात है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहो वही बात है। शब्द शिल्पी कवि कहिए आप, एक अलग याद रखिए आप, शब्द शिल्पी कवि किसे कहा जाता है, तो यहां से उठाओ, पंत को कहा जाता है। शब्द शिल्पी कवि किसे कहा जाता है, पंत जी को कहा जाता है। तो ध्यान रखें, पंत जी को प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी कवि, प्रकृति का अद्भुत चित्रकार किसे कहा जाता है, पंत जी को। तो प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े थे। ग्राम कोसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल, प्रकृति में वादियों में इनका गांव है। प्रकृति के बीच में गोद में है, ये मान लीजिए आप। तो शुरू में मातृ स्नेह से वंचित हो गए, तो इनका अपने आप जुड़ाव किसकी तरफ होता चला गया, प्रकृति की तरफ होता गया। तो प्रकृति से संबंधित सारे नाम इन्हीं के हैं लगभग। आगे देखिए, सुमित्रानंदन पंत। तो पंत जी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और इन्होंने क्या कर दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, पंत जी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर, आप याद रखेंगे यहाँ इन्होंने क्या कर दी, पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, उनके आंदोलन से जुड़ गए। पंत जी को छायावाद का क्या कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा कौन है, जयशंकर प्रसाद, और छायावाद का महेश कौन है, निराला। तो छायावाद का विष्णु कौन हुए, पंत जी, है ना। पंत जी को प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। भाई हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का कार्य किसने किया, पंत जी ने किया। पंत जी की प्रथम कविता कौन सी है, गिरजेगा घंटा, जो कब प्रकाशित हुई, 1916 में। तो मंदिर में जाते ही पंत जी ने क्या बजाया, घंटा। तो पंत जी ने क्या बजाया मंदिर में, घंटा। तो आपने सुना पंत जी ने घंटों बजा दिया, है ना। तो पंत जी का आपको याद रखा, गिरजे का घंटा किसकी करती है, पंत जी की, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंत जी ने काव्य चेतना से युक्त कविताएं लिखी, फिर वे किसकी तरफ, प्रकृतिवाद की ओर गए, फिर इसके बाद में वो अरविंद दर्शन की ओर गए, फिर इन सबसे गुजरते हुए लास्ट में कहाँ तक पहुंचे, वो
गांधीवाद, यानी इन सबकी विचारधाराओं का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। ठीक है, देखिए सुमित्रानंदन पंत की कुछ और बातें हैं कि पंत जी की जो काव्य चेतना है वो विविधोन्मुखी रही, यानी विविधता थी उसमें, अलग अलग क्षेत्रों की रही है उनकी काव्य चेतना। पंत जी रूपाब नामक पत्रिका के संपादक रहे और प्रगतिवादी विचारधारा की पोषक थी, यानी कि संपादक रहे जो पंत जी रूपाब नामक पत्रिका के संपादक रहे और जो पत्रिका किसकी पोषक थी, प्रगतिवादी विचारधारा की पोषक थी। और पंत जी को प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। पंत जी ने अपनी भाषा को क्या कहा है, चित्र भाषा। देखिए चित्र भाषा, चितेरा कवि है ये प्रकृति का, चितेरा कवि है। क्या आती रहे, पंत जी प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है और पंत जी ने अपनी भाषा को क्या कहा है, चित्र भाषा। तो प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, इनको अद्भुत चित्रकार भी कहा जाता है। पंत जी ने लोकायतन नामक साहित्यिक संस्था की स्थापना की। देखो लोकायतन इनकी कृति भी है, इस पर इनको साहित्य का पुरस्कार भी मिला था, है ना, वो मिले जो सोवियत नेहरू साहित्य अकादमी किस पर मिला, कला और बूढ़ा चांद, है ना, और भारतीय ज्ञानपीठ चिदम्बरा पर। तो ये ध्यान रखना आप, लोकायतन इनकी कृति है जिस पर इनको सोवियत नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और ये एक साहित्य अकादमी यानी कि साहित्यिक संस्था भी है। कौन सी संस्था है, साहित्यिक संस्था है। इनकी देखिए आप कहाँ गई वो, ये इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था, रूपाप का। तो यहाँ से ध्यान रखना आप, पंत जी ने रूपाप पत्रिका का संपादन किया था। आगे देखो, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का जो विवाद चल रहा था उसमें इन्होंने किसका समर्थन किया, ये खड़ा हो गया, खड़ी बोली गाड़ी खड़ा हो गया। देखिए पंत जी की एक दो लाइनें और हैं कि छायावाद का घोषणा पत्र कही जाने वाली, इनके छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो कही जाने वाली कृति कौन सी, पल्लव को। पल्लव में पंत जी ने खड़ी बोली का पक्ष किया है, क्योंकि खड़ी बोली के पक्षधर थे। खड़ी बोली ब्रजभाषा के विवाद में इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है। पंत जी ने हिंदी को क्या कहा है, युगवाणी की संज्ञा दी है। आगे देखिए आप, पंत जी की काव्य यात्रा 1916 से 1977 ईस्वी तक मानी जाती है। 16 क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पहले लिखा था गिरजे का घंटा, यही प्रकाशित हुई थी। 77 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये लो अपने सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय कंप्लीट हो गया है।